माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें दिल्ली में जो विक्रम महोत्सव हुआ है 2025, उसमें सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहा है 12 से 14 अप्रैल को, और उसको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला है। हमारे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी उसमें गए और एक मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य को देश भर में उनके कार्यों को प्रसारित करने का बड़ा अच्छा माध्यम था ये, और इसको सबने बड़ी तारीफ की है उसकी। कुछ लोगों ने अभी कन्फ्यूज़न फैलाया है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 की जगह कुछ 16 से लाडली लक्ष्मी बहना मंडला में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, और ये राशि अब 10 से 15 के बीच में कभी भी शासन की सुविधा होगी तब इसको बांट दी जाएगी। इसलिए ये कन्फ्यूज़न जो फैला रहे हैं लोग, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना कभी बंद नहीं होगी, और लाडली लक्ष्मी लाडली दोनों ही हो गए, दोनों हो गए, लाडली बहना भी हो गई, लाडली लक्ष्मी बहना, दोनों कभी बंद नहीं। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के बीच में आपने देखा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे। हमारा लक्ष्य थोड़ा कम था, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाने का हमें निर्देश दिया। हम लक्ष्य बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश के लगभग 50% से भी ज़्यादा गांव इसमें दूध उत्पादन के क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। हम उत्पादन का भी एरिया और बढ़ाएंगे, और संग्रहण का भी हमारी क्षमता बढ़ाकर हम कैसे हमारे यहाँ के किसानों का, जो किसान हमने कहा है कि उसकी इनकम डबल हो, तो ये भी एक माध्यम है कि पशुपालक गोपालक जो किसान हैं, हम उसे उनकी कैसे आय बढ़ाएं। तो किसानों की चिंता करना, सहकारिता के माध्यम से पशुओं की चिंता करना, और दूध बेचकर उसका आय का लाभ किसानों तक पहुँचे, इसकी चिंता करना, ये जवाबदारी हमने ली है। और हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को दूध उत्पादन में सहयोग प्रदान करेंगे, और जो दूध उत्पादित होगा उसको उचित मूल्य पर खरीद कर उनके किसानों की आय डबल करने का हमारा जो संकल्प है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी सौगात हमको अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से एक ट्रेन रेल मंत्री अश्विन जोशी जी ने प्रारंभ की है, जो महू से दिल्ली तक जाएगी। ये नई ट्रेन है, और 13 तारीख को उन्होंने रात में हरी झंडी दिखाकर, हमारे महू के कार्यकर्ताओं ने और हमारी राज्यसभा सदस्य कविता जी ने झंडी दिखाकर उस ट्रेन को प्रारंभ किया है। ये बाबा साहब के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन भी है, और महू एक तीर्थ स्थल है, पंच तीर्थों में से एक। जब बाबा साहब ने जन्म लिया था, उसमें लोग आसानी से पहुंच सके, ये प्रयास भी है। तो हम अश्विन जी को बहुत बहुत, रेल मंत्री अश्विन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सागर में प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य की अधिसूचना हो गई है इसकी, और मध्य प्रदेश अभ्यारण्य के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर है। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा वन प्राणियों का संरक्षण भी हम कर रहे हैं, और एक तरीके से पर्यटन भी इससे बढ़ेगा, और हमें उम्मीद है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश को पर्यटन इंडस्ट्री को काफ़ी लाभ होगा। अभी पिछले दिनों माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बदनावर आए थे,
और वहाँ से पीतमपुर में उन्होंने जो भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है उसको भी देखा और साथ ही बहुत सारी घोषणाएं भी की और कुछ सड़कों का उद्घाटन भी किया। तो वो ऐसे मंत्री हैं जो कहते हैं कि बताइए क्या चाहिए तुमको। तो हमने सिंहस्थ के बारे में भी उनको जानकारी दी तो उन्होंने कहा ठीक है आप प्रपोजल भेज दो, उज्जैन के लिए सिंहस्थ के लिए हम सारे जितने आपके जितने भी आप लाएंगे प्रोजेक्ट हम सब की स्वीकृति प्रदान करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया। और साथ ही बदनावर खांडला लागत इसकी लगभग 1900 करोड़ रुपए है, 81 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खांडला आप सब जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, जब कहीं पर भी एक अच्छा मार्ग निकलता है, अच्छी रोड बनती है तो वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाती है। तो ये आदिवासी क्षेत्र के लिए एक आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा साधन है। उसी प्रकार उज्जैन झालावाड़ भी 4 लेन मार्ग ये भी 2500 करोड़ का है, इसमें भी बहुत सारा आदिवासी क्षेत्र आता है, ये 133 किलोमीटर का है और वो भी स्वीकृति प्रदान की। और साथ ही इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में 6 लेन बाईपास लगभग 3500 करोड़ का 70 किलोमीटर का 77 किलोमीटर उसकी भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। आप सभी जानते हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, हम इन 4 स्तंभ है उसमें से 3 स्तंभ के बारे में हमने योजना बनाकर आप लोगों को अवगत कराया है। आज हम अन्नदाता के ऊपर हमने पूरी प्लानिंग की है कि अन्नदाता की आय कैसे बढ़े, अन्नदाता कैसे खेती के साथ साथ खेती से संबंधित और भी व्यवसाय कर सके। जैसे मैंने अभी बताया दूध उत्पादन, मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, रेशम उद्योग, इन सब को लेकर एक समेकित एक पॉलिसी बनाई है हमने कि किसान की आय बढ़ना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है और हमने बढ़ाई भी है। अगर आप 2003 की तुलना में देखें तो हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि कृषि उत्पादकता में हम 2003 में लगभग प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टर 1195, ये 2003 में का आंकड़ा बता रहा हूँ और 2024 में हम 2393, मतलब लगभग 200% हमारा उत्पादन बढ़ा है। इसका कारण बहुत साफ है। तो हमारा एजुकेशन का रकबा भी बढ़ा है और हमने पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे मिलती थी, आज 10 घंटे निश्चित रूप से मिल रही है, तो उसके कारण भी किसानों का उत्पादन बढ़ा है। फसल उत्पादन के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो कृषि विकास दर भी हमारी बहुत बड़ी है। कृषि विकास दर हमारी लगभग 3% थी जो अब 9.8% हो गई, ये लगभग 327% बढ़ी है। ये भी कारण एक ही है उसका, हमने किसान को, गांव और किसानों को फोकस किया है और खेती कैसे अच्छे तरीके से किसान कर सकें, तो उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ उनकी ही उचित मूल्य मिले, इसकी हमने चिंता की। तो MSP समय समय पर हमने मूल्य वृद्धि करके किसानों की आय में वृद्धि करने का काम किया है। कृषि क्षेत्र का बजट भी आप देखेंगे अगर तो लगभग 4508 गुना बढ़ा है, 8% बढ़ा है, 4508%। 600 करोड़ का था, आज की तारीख में 27,050, कहाँ 600 करोड़ और कहाँ 27,050 आज हमारा कृषि क्षेत्र का बजट है। तो हमने भाषण नहीं दिए कि ये किसानों की सरकार है, हमने किसानों के लिए काम किया है और हमारा काम आज सारे प्रदेश में बोल भी रहा है। अब यदि नदी जोड़ो हमारा अभियान चल रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केन बेतवा और ये सारी नदियों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ देने की घोषणा की है और उसमें से हमने काफ़ी काम चालू भी कर दिए। यदि हम सब देखेंगे तो हम कृषि क्षेत्र के उस तरीके से कैप्टन होंगे देश के अंदर
हमारे यहाँ इतना इरिगेशन का रकबा बढ़ जाएगा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो प्रदेश में 39% भूमि का जीडीपी की है। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में जो योगदान है, अभी पूरा की पूरा जो हमारा मिशन है, ये इसका उद्देश्य ये है कि किसान की आय में वृद्धि। और आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो खेती भी उसके अनुसार करना हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कई क्षेत्र पहले सूखे रहते थे, वहाँ पर बाढ़ आने लगी, जहाँ बाढ़ आती थी वो सूखे होने लग गए हैं। तो हमें जलवायु परिवर्तन के साथ किसानों को हम कदम करना पड़ेगा। तो एक कृषि जलवायु के अनुकूल किसानों की खेती हो, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। सस्टेनेबल धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैविक विविधता जो एक बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी विषय हो गया है, उसके अनुसार परंपरागत जो कृषि ज्ञान है हमारा, उसका संरक्षण भी करना ये बहुत ज़रूरी है कि परंपरागत खेती हमारी कैसे होती थी, उसके ज्ञान को संरक्षण करके उसको भी बढ़ावा देना। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो कुट्टू है और ये मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, हमारी सरकार ने सीरियन मिलेट्स को चलाकर, मैं अभी राउरकेला गया था। राउरकेला के गाँव में मेरा एक कार्यकर्ता के घर भोजन था। वहाँ पर एक हमारा कार्यक्रम ये भी था कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिलें। तो मैं आदिवासी महिलाओं के साथ मिला, मुझे इतना अच्छा लगा मिलकर कि सबके गले में सोने की चेन थी और सब बहुत अच्छी साड़ियाँ पहनी हुई थी कीमती। मैंने पूछा कि इतना परिवर्तन क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये सब श्री अन्न पैदा करती है और बड़ी मुश्किल से 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो बिकता था, अब ये 20, 22, 25 और 30 रुपये किलो बेचती है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने अपने प्रयास से अब स्वयं साफ सफाई भी करती है और पैकिंग भी करके बेचती है। तो इनको लगभग अब 60 रुपये किलो में बिकने लगा है। मतलब जो 2 रुपये किलो में मिलता था वो श्रीअन्न अब 60 रुपये किलो में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं बेच रही हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है लखपति दीदी, तो मैं स्वयं देख के आया लखपति दीदियों को आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो श्रीअन्न जो हमारा मैंने परंपरागत कृषि जो हमारी उसको भी उन्नत करा, उसका उदाहरण मैं स्वयं देख कर आया। पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, जिसका मैं पहले ही आपसे अनुरोध कर चुका हूँ। हमारे कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग संयुक्त रूप से किसानों के और खेतों के विकास के लिए और कृषकों के विकास के लिए काम करेंगे। एक हमारी इससे संबंधित एक उच्च स्तरीय राज्य कमेटी भी बनी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसमें ये सभी जो मैंने नाम लिए उस विभाग के मंत्री और अधिकारी रहेंगे। दूसरा एक हमारी CS के लेवल पर भी एक कमेटी बन रही है, इसी जिले में भी इस प्रकार की कमेटी बनेगी। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यही है कि ज्ञान के चारों पिलर्स वो मजबूत हो। जैसे कृषि अन्नदाता हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक स्रोत है, उसके लिए हम मजबूती के लिए पूरी की पूरी आज पॉलिसी लाए हैं और बहुत विस्तृत पॉलिसी, मैंने उसके बुलेट पॉइंट पे आपसे चर्चा की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ये इस विभाग ने आज भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने पदों की बढ़ोतरी का मामला। पदों की बढ़ोतरी नहीं, आज विभाग में पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी, नियोटोलॉजी एवं पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी, ये पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी मध्य प्रदेश में पहला, इसकी स्थापना की इन विभागों की, इसके पद भी स्वीकृत किए हैं। आज हमने भोपाल के लिए किए हैं, प्रतिशीघ्र इंदौर व अन्य स्थानों पर भी हम इस प्रकार के विशेषज्ञों को बुलाकर इस प्रकार के डिपार्टमेंट जी पदों की संख्या कितनी? 12 पूरी यूनिट के लिए संख्या। हाँ, एक यूनिट होगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो IMR है उसमें हम उसको कम करने में ये सब मददगार होंगे, क्योंकि एक तो न्यूली बेबी का रेट, फिर 0 से 5 इयर्स का रेट, ये सब रेट थोड़ी से हमारे यहाँ हाई है। हम इस सब दिशा में काम करके ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जी। हाँ, सतना मेडिकल कॉलेज के भी हमने 383 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। अभी वहाँ जिला अस्पताल है, वहाँ 500 बेड का, और एक और बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के पास बनेगा, जिसमें हमने 383 करोड़ रुपये आज स्वीकृत किया है। कुल मिला के आप लोग ऐसे जो 4 मिशन बनाने हैं स्टेट गवर्नमेंट को, यूथ वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर और फार्मर वेलफेयर, तो ये जो आपने पॉलिसी आज सैंक्शन की है, इसका मतलब मिशन उसका लाएंगे? तो ये तो मिशन ही है हमारा मिशन पूरा यही है। मिशन आ गया, चारों मिशन हमने पहले 3 तो हमने कर चुके हैं। किया था, फिर नारी किया था, युवा किया, नारी किया, अब अन्न रहता है। उसके गरीब भी किया हमने। गरीब काऊ यानी जो जितने भी आपके दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट, रिप्रोडक्शन और हेल्थ, इसके लिए जो आपका अभी पैक्ट हुआ है उसमें क्या प्रावधान है? देखिए, एक तो बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं और उसमें समाज से भी सहयोग ले रहे हैं। अभी मैं पत्रकारों से एक आग्रह करूंगा कि इंदौर की, उज्जैन की गौशालाएं आकर देखें। कितनी व्यवस्थित हमने सारी गौशालाएं हमने समाज के माध्यम से चल रही हैं, इसमें 3-3, 4-4 हज़ार गाय हैं, और इंदौर में भी और उज्जैन में भी। और यदि आप देखेंगे आगर में तो 10,000 से ज़्यादा गाय हैं। उन गायों की स्थिति को देखकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पर जो गायों को फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ है। डॉक्टर हैं वहाँ, पैरामेडिकल स्टाफ है जो उनकी देखरेख करता है, सारे लोग हैं, और गाय बड़ी तंदुरुस्त है। क्योंकि हमने देखा कि सरकार कभी भी गौशाला और इस प्रकार के, क्योंकि इसके पीछे श्रद्धा लगती है, तो वे सब श्रद्धालु लोगों को हर शहर के अंदर इकट्ठा करके और गौशाला खोली, तो उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रकार के किसान भाई क्या करते हैं कि गाय जब दूध देना बंद कर देती तो छोड़ देते हैं, फिर वो ट्रकों से टकराती, लहूलुहान हो जाती थी। इस प्रकार की भी जो जितना भी पशुधन है वो भी गौशाला के अंदर है। आप देख रहे होंगे कि अब सड़कों पे उतना पशुधन दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उसको सबको पकड़ के, तो उन गौशालाओं में मोर देन 80% ऐसा पशुधन है जो दूध नहीं देता, वहाँ सिर्फ उनकी सेवा होती है। 80% ऐसा पशुधन है। तो हम ऐसी संस्थाएं सारे जिलों के अंदर बना रहे हैं, और ऐसी ज़मीनें देख रहे हैं बड़ी बड़ी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशापुरा, इंदौर जिले के अंदर एक स्थान है, वहाँ बड़ी ज़मीन गौशाला के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया है। इंदौर नगर निगम उसको चलाएगा जन सहयोग से, और वहाँ पर भी एक बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ज़मीन है कि 10,000 हम पशुधन वहाँ रख सकें, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होगी, जैसा आपने पूछा, उनके लिए डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, वहाँ उनको खिलाने, उनके आहार की व्यवस्था है, और ये सब जनता चलाती, पर सरकार उसमें एक तरीके से उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो कैटलिस्ट काम सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर रहे हैं, जमीन जैसे ज़मीन उनको निःशुल्क दे रही है, फिर नगर निगम वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, फिर वो माता वहाँ रखेगा, फिर
सारी धार्मिक संस्थाओं से लेकर सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर उस गौशाला को चलाएगी। जहाँ उन्हें आर्थिक कहीं संकट आएगा तो सरकार खड़ी है उनके लिए। अच्छा, ये अन्नदाता वाली जो पॉलिसी कुछ इस तरह से भी कुछ कार्य होगा? देखिए, टारगेट तो हमारा बहुत ज़्यादा है, पर अभी मैं उसका अनाउंसमेंट नहीं करूँगा। हमारा तो टारगेट बहुत साफ है कि किसान संपन्न हो, गांव संपन्न हो, और इतना संपन्न हो गांव कि लोग शहर की तरफ पलायन कम से कम करें। ये हमारी कोशिश होगी। तो अब ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, और हम कोई 1-2 साल 3 साल का नहीं, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि इस क्षेत्र में आपने देखा पहले 2003 के पहले इतना काम नहीं हुआ जितना अभी हुआ है। 2003 के बजट में आप देखिए 6,000 करोड़ से कहाँ 27,000 करोड़, कितने गुना अंतर है। तो हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को सशक्त करेंगे तो प्रदेश सशक्त होगा।